नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज बात करेंगे झारखंड की, जो सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया, परीक्षाओं की विश्वसनीयता, पेपर लीक, परीक्षा एजेंसियों की भूमिका और लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ आंदोलन था। वो 24 दिन तक चला और आश्चर्य की बात यह है कि जो पूरा इकोसिस्टम यहाँ जंतर मंतर पर लगा हुआ था, सपोर्ट कर रहा था और बहुत सारे चेहरे वहां जाकर के हाजिरी लगा रहे थे। मीडिया का भी एक हिस्सा लगातार उसको समर्थन दे रहा था और जिस जिस तरह की बातें वहां मंच से की जा रही थी, उसको और ज्यादा फैलाने में लगा हुआ था। वैसा सपोर्ट हमें रांची के इस आंदोलन में देखने को कतई नहीं मिला। 24 दिन तक सरकार पर, हेमंत सोरेन सरकार पर दबाव बना रहा, लेकिन वो झुकने को तैयार नहीं थी। और मसला क्या था? मसला था कि जेएसएससी और जो दूसरी परीक्षाएं हैं, सीजीएल है, उनमें जो अनियमितताएं हुई हैं, जो गड़बड़ियां हुई हैं, उनको रद्द करने की मांग हो रही थी। पूरी परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की मांग हो रही थी और इन चीजों को हेमंत सोरेन सरकार मानने को तैयार नहीं थी। छात्र सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे थे। तो सीबीआई जांच की मांग तो अभी भी स्वीकार नहीं की गई है, लेकिन जो बाकी की मांगे थी वो मोटे तौर पर आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद सामने आकर के मानने का ऐलान कर दिया। और चूंकि आज टॉक्स भी हुई हैं आंदोलनकारी छात्रों के साथ, तो उसके बाद ये फैसले हुए हैं और कैबिनेट की बैठक में ये फैसले हुए हैं। तो मेरे साथ जुड़ रहे हैं एकलव्य सिंह जयपुर से, तो उनसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एकलव्य, बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। प्रणाम सर, आपके दर्शकों को नमस्कार। ये मुख्यमंत्री ने भी मान लिया है कि पुरानी भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताएं हुई हैं, उनकी जांच आगे बढ़ेगी, परीक्षा व्यवस्था में सुधार किए जाएंगे और विशेषज्ञ व्यवस्था भी बनाने की घोषणा सरकार ने कर दी है। और मोटा मोटी ज्यादातर मांगे स्वीकार करने के बाद इन्होंने अपना अनशन भी समाप्त कर दिया, देवेंद्र नाथ महतो ने। मोटे तौर पर जो मांगे स्वीकार की गई हैं, एक तो जेपीएससी, एक जेएसएससी, और जो मैंने अभी बताया था कि सीजीएल, ये सब परीक्षाएं रद्द करने का ऐलान हेमंत सोरेन सरकार ने कर दिया है। सीबीआई जांच की मांग के लिए सरकार अभी भी तैयार क्यों नहीं हो रही है? तो देखिए, सर्वप्रथम तो मुझे लगता है कि ये जो झारखंड में युवा जो प्रदर्शन कर रहे हैं और अब वो समाप्ति की ओर आ रहा है प्रदर्शन, तो कुछ चीजें हैं सर जो हम हमेशा जंतर मंतर और झारखंड का जो प्रोटेस्ट का एक कंपैरिजन करते रहते थे। तो मुझे लगता है उस परिप्रेक्ष्य में इन बच्चों की एक तो सराहना होनी चाहिए सर, कि ना तो कोई गालीबाजी, ना हिंसा, ना लेफ्ट इकोसिस्टम का सपोर्ट, ना कोई पेड एल्गोरिथम। और उसके बावजूद भी सर मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत पेशेंस और मैच्योरिटी दिखाई है और मैं समझता हूँ कि अल्टीमेटली एक तरह से इनकी जीत ही हुई है सर। और ये जीत इसलिए हुई है सर क्योंकि मैं पेशेंस के साथ मैच्योरिटी क्यों कह रहा था कि ये बड़ी इनकी ऐसी कोई अनरियलिस्टिक डिमांड्स नहीं थी सर, कि इसका इस्तीफा कर दो, उसका इस्तीफा कर दो, मुख्यमंत्री को हटा दो, शिक्षा मंत्री को हटा दो। क्योंकि सही बात यह है सर कि वो एक पॉलिटिकल डिमांड होती है, रियल डिमांड होती है सिस्टमिक चेंजेस की, और ये वही सिस्टमिक चेंजेस हैं जिनकी कि आप अभी जिक्र कर रहे थे, जो इनकी मुख्य डिमांड्स थी। तो मुझे लगता है सर, और उसमें भी देखिए सर इन्होंने, और इसको मैं पेशेंस क्यों कह रहा हूँ, कि एक तो इन्होंने धैर्य रखा ही नहीं,
ये आगे के लिए भी परिपक्वता और धैर्य दिखा रहे हैं सर कि हम ऐसा नहीं है कि ये आंदोलन या प्रदर्शन एकदम ही खत्म हो गया है। हमने सरकार के सामने ये मांगे रखी, सरकार ने इसमें मांगे मांगने का आश्वासन दिया है। हम कुछ समय तक ऑब्जर्व करेंगे कि वाकई ये जो प्रपोज चेंजेस हैं आते हैं या नहीं, और फिर उसके हिसाब से हम आगे की जो प्रक्रिया है वो तय करेंगे। इसी को सर मेरे ख्याल से परिपक्वता और धैर्य कहते हैं। और तो मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, इंटरेस्टिंग है सर। और ये भी देखिए सर एक सच्चाई है, अगर इस देश का इतिहास भी हम उठा के देख लें तो जेपी मूवमेंट के समय से लेके और आज तक जितने भी ये स्टूडेंट के जो आंदोलन रहे हैं, ये ऐसे आंदोलन रहे हैं जिसके कोई सरकार एक्चुअली जीत नहीं पाई है। वो डिपेंड करता है कि आपकी एबिलिटी क्या है उसके साथ डील करने की। तो अभी सर ये मेरे ख्याल से भविष्य के गर्भ में ही है देखना कि ये कैसे कर पाते हैं, क्योंकि देखिए जो सीबीआई की डिमांड नहीं मीट करने की जो आप बात कर रहे थे, इसका कारण ही ये है सर कि वहाँ का जो सिस्टम है वो इतनी बुरी तरह से इन्फेक्टेड है कि अगर वो सीबीआई की जांच होती है तो जो ये सब जो सिस्टमिक प्रॉब्लम्स हैं इसके तार काफी ऊपर तक जुड़ जाएंगे। ये जो परीक्षाओं के लीक होने की वजह से या इसके बाद जो सिलेक्शंस होते हैं सर, उसके जो तार हैं वो ज़्यादातर जो पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी है उन्हीं के बच्चों और फैमिलीज़ से जुड़े हुए होते हैं। और ये कोएलिशन की या गठबंधन की जो सरकार है सर, क्योंकि हमने जो देखिए राहुल गांधी को वो रवैया अपनाते हुए नहीं देखा, हालाँकि उन्होंने एक डेकोरेटिव लेटर आज लिख दिया, लेकिन वो रवैया तो कतई नहीं था, उसके आसपास भी नहीं था जो जंतर मंतर प्रोटेस्ट के टाइम में था कि भाई प्रधानमंत्री के आवास के बाहर सड़क पे जाके लेट गए और यहाँ पे कह रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ, या एक डेकोरेटिव लेटर आज यहाँ पे लिख दिया। तो वो तो सर मेरे ख्याल से जनता भी इतनी परिपक्व है और समझदार है कि उनको पता है कि राहुल गांधी का वो कतई रवैया नहीं था, क्योंकि सर आपने देखा होगा कि राहुल गांधी की पार्टी के जो वहां पे सरकार में सिर्फ गठबंधन की बात या सपोर्ट की बात नहीं है, वहां के जो मंत्री हैं वो ही किस तरह का, वो इरफान अंसारी किस तरह का रवैया रख रहे थे इन बच्चों के लिए कि यहाँ कोई लाठीचार्ज हुआ ही नहीं। जबकि पूरे देश ने कैमरा पे देखा कि रात के अंधेरे में असेंबली के बाहर जिस तरह से बच्चों को पीटा गया, कोई व्हील चेयर पे गया, किसी के सर पे लगी थी, किसी का हाथ तारों से कट गया था, तो वो सब देश ने देखा है सर। और ये लोग आरोप लगाते हैं बीजेपी या मोदी सरकार पे कि लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाते हैं। वहां पे जिस तरह से अमन चोपड़ा जी को उठा लिया गया, ये सब सबने देखा है सर। तो इन दोनों का एक तो मैं समझता हूँ कि ये जो लोग कंपैरिजन करते हैं कि एक तरह से जंतर मंतर 2.0 था, ये कतई नहीं था सर। ये एक बहुत ही ऑर्गेनिक, बहुत अच्छे तरीके से, परिपक्व तरह से और जिसे कहते हैं कि छात्र नेतृत्व में करा हुआ आंदोलन था सर। तो मैं तो यही होप करूंगा सर कि हमें वो होते हुए दिखे जो कि ये छात्र चाह रहे हैं। हालांकि थोड़ा मुश्किल रहेगा सर, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, इन लोगों के जो सीबीआई इंक्वायरी नहीं कराने के जो रीजंस हैं वो यही है कि इनका जो सिस्टम सिर्फ सिस्टमिक प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि यहाँ पे वो पॉलिटिकल इशू भी है सर। इन लोगों की पॉलिटिकल सिस्टमिक इशू है, इसके जो ये पैसे वगैरह हैं ये थ्रू आउट पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी, और उसमें मतलब पर्टिकुलरली ये जो गवर्नमेंट के अभी गठबंधन के दो पार्ट हैं, जेएमएम और कांग्रेस, वो मतलब अगर यूपीए टाइम के समय से आप देखेंगे जिस तरह से ए राजा के घोटाले की बात होती थी कि ये तो भाई डीएमके ने करा था, लेकिन उसका पैसा कहाँ तक पहुंचता था हम सबको पता था। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, बट आई होप कि इन बच्चों की डिमांड्स को माना जाएगा सर। बिल्कुल सही है। और मैं यहाँ जरा बताता चलूँ दर्शकों को जिनको कम जानकारी है इस आंदोलन के बारे में। 29 जुलाई से ये जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे हुए थे, आंदोलन कर रहे थे। इन्होंने बीच में विधानसभा तक एक मार्च निकाला था, उसमें पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था, बल प्रयोग किया था, वाटर कैनन का यूज़ किया था, बहुत सारे लड़कों बच्चों को गिरफ्तार भी किया गया था। और वहाँ एक टकराव की स्थितियां पैदा हो गई थी। रात्रि के समय भी जब वो विधानसभा के परिसर के बाहर की तरफ बैठे थे तो वहाँ भी लाठीचार्ज हुआ था। तो रात के अंधेरे में लाठीचार्ज करने को लेकर के भी बहुत बड़े सवाल खड़े हुए थे। और
कुछ लोग जो बेशर्मी के साथ चुप्पी साधे हुए बैठे थे, उनको भी सोशल मीडिया पर आकर के इसकी आलोचना करनी पड़ी थी। ऐसे कई एक्टर थे जो जंतर-मंतर के समय काफ़ी वोकल थे, वो भी चुप थे। उनमें से एक आध के वीडियो मैंने देखे बाद में, उन्होंने आकर के अपनी नाक बचाने की कोशिश की है। देखिए, इनका ये कहना था सारे युवाओं का कि जो झारखंड लोक सेवा आयोग है, यानी जेपीएससी, और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, यानी जेएसएससी, इसकी जो विभिन्न भर्ती परीक्षाएँ हैं, उनमें गंभीर अनियमितताएँ हुई हैं। इनको कराने वाली जो एजेंसी है, उसमें भी मनमानी हुई है, और जो ये टीडीपीएल है, इसको लेकर के बहुत सारी शिकायतें थी, और इनकी जाँच सीबीआई से कराने की ये लोग माँग कर रहे थे। धीरे-धीरे ये आंदोलन बड़ा हुआ। धरने के अलावा भूख हड़ताल शुरू हुई। देवेंद्र नाथ महतो आंदोलन के प्रमुख चेहरे के रूप में सामने आए, और उनके साथ दूसरे अभ्यर्थी भी अनशन पर बैठ गए। तो सबसे पहली मांग इनकी यही थी कि विवादित जो जेएसएससी और सीजीएल परीक्षा है, उसको रद्द कर दिया जाए। छात्रों का आरोप था कि भई जो निष्पक्षता है, जो विश्वसनीयता है, उस पर गंभीर सवाल हैं, और बहुत सारे छात्रों की ये शिकायत है। तो एक तो सरकार रद्द करने को ही तैयार नहीं थी। दूसरे, उसका कहना ये था कि न्यायिक प्रक्रिया से भी ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है, अदालतों में भी इसकी सुनवाई चल रही है। तो जो चयनित अभ्यर्थी हैं, उनमें से कई की नियुक्ति हो चुकी है, तो ये मामला बड़ा पेचीदा हो गया है। तो इसमें परीक्षाओं को रद्द करने से और पेचीदगियाँ बढ़ने वाली हैं। लेकिन इधर कुछ ऐसे अ, ऐसी कार्रवाइयाँ हुई थी, कुछ ऐसी घटनाएँ हुई थी कि अब सरकार के भी हाथ-पैर फूलने शुरू हो चुके थे। जैसे एक का उल्लेख अभी किया है एकलव्य सिंह ने। राहुल गांधी ने एक चिट्ठी लिखी। अब चाहे वो औपचारिकता निभाने के लिए या एक, अगर कोई नैतिक दबाव था उनके ऊपर, नैतिकता वो कितना मानते हैं, कितना नहीं मानते हैं, ये भी अपने आप में अगेन एक प्रश्नों का एक बड़ा वो है। लेकिन चिट्ठी गई, भारतीय जनता पार्टी भी एक्शन में आ गई थी। बाबूलाल मरांडी भी राज्यपाल से जाकर के मिले थे, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। और चूँकि अनशन के दिन बढ़ रहे थे, देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ रही थी, इसलिए मुख्यमंत्री पर एक इस बात का भी खतरा था कि कहीं दबाव में आकर के कल को कांग्रेस समर्थन वापसी का या बाहर से समर्थन देने का बाद में ऐलान ना कर दे, इसलिए उनकी सरकार जो है वो डगमगा सकती थी। क्या कहते हैं एकलव्य? सर, मुझे लगता है देखिए 2 बातें इस परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूँगा सर कि एक तो सर इन बच्चों में ने एक बड़ी अच्छी बात करी कि अपने आंदोलन को सर इन्होंने डाइल्यूट नहीं होने दिया सर। क्योंकि आप देखिए कि ये अटेम्प्ट अवश्य हुआ था सर, क्योंकि आपने देखा होगा वो नेहा बोरा वगैरह वहाँ पे पहुँचे थे और लेकिन सर ये किसी भी तरह से इन्होंने ये मैच्योरिटी दिखाई कि इन्हें सर सिर्फ ये कोई झारखंड में हो तो रहा है ये प्रोटेस्ट, लेकिन इन्हें भी पूरा देश देख रहा है सर। तो इन्होंने देखा कि हम ऐसे लोगों के साथ कतई नहीं जुड़ना चाहते, जिन्होंने देश में इस तरह का जो मतलब मैं तो कांड ही शब्द यूज़ करूँगा, जो जंतर-मंतर में हुआ, इस तरह की छवि से हम कतई नहीं जुड़ना चाहते, इस तरह की मानसिकता से, इस तरह की मैं तो कहूँगा कि विचारधारा से और इस तरह का कंडक्ट करने वाले छात्रों से हम कतई नहीं जुड़ना चाहते, जो हमारे राजधानी में खड़े होके और देश के प्रधानमंत्री को इस तरह की अभद्र गालियाँ देते हैं, अनरियलिस्टिक डिमांड्स करते हैं और वहाँ पे देश विरोधी नारों को बुलंद होने देते हैं, ऐसे लोगों के साथ हम नहीं जुड़ेंगे। जो सेकंड बात है वो भी सर इसी के परिप्रेक्ष्य में देखिए सर ये आसान होता है कई बार। मतलब ऐसी सिचुएशन ये जो है ये बहुत एंटाइसिंग होती है क्योंकि जब आपके पास रिसोर्सेज नहीं होते और आपको अपने कॉज के लिए कुछ एक पुश चाहिए होता है और या फिर आप कह सकते हो कि आपने देखा होता है कि ये वही लोग हैं
मतलब साम दाम दंड भेद जिस भी तरह से एक सक्सेस अचीव किया है, और वो अगर हमें एक पुश देने के लिए हमसे जुड़ रहे हैं, भले ही अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने ये मैच्योरिटी दिखाई कि चाहे कुछ भी हो, हमें इन लोगों के साथ नहीं जुड़ना है। उन्होंने वहां से उन्हें रफा दफा करा, उनके साथ उनका किसी तरह से कोई सपोर्ट नहीं मांगा। तो एक तो ये पार्ट सर, और दूसरा मैं समझता हूँ सर कि देखिए मुझे ऐसा लगता है सर कि वहां पे ये जो राहुल गांधी और जो एनएसयूआई के लोग थे वो इतना अग्रेसिवली हमें जुड़ते हुए नहीं दिखे, और ये कॉकरोच जनता पार्टी वगैरह वाले भी जो ये जो स्पेशली जो 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, ये हमको वहां पे नहीं दिखे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है सर कि अब वो समय निकट है सर। देश की जनता इन लोगों को पहचान चुकी है। मैंने एक बार आपसे इस बारे में जिक्र भी किया था कुछ समय पहले सर कि मुझे ऐसा लगता है कि वो समय निकट है सर कि वो जो एआई समिट के दौरान जो कांग्रेस के सो कॉल्ड बब्बर शेरों के साथ हुआ था, वो उस तरह का गुस्सा सर अब जनता जो है वो इन कॉकरोचों पर और इस तरह की देश विरोधी हरकतें करने वाले लोगों पे सर उतार सकती है जनता। तो मुझे लगता है शायद इसलिए भी उनको शायद टाइफाइड हो गया था यहाँ आने से पहले। सर म्यूट। लेकिन सवाल कई हैं साहब, सवाल अभी भी ये हैं कि जिनकी नियुक्तियां हो गई हैं उनका क्या होगा? सर इस परीक्षाएं परिप्रेक्ष्य रद्द। में सर एक्चुअली मैं सॉरी एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा था सर। ये देखिए सर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपने अभी शायद एक न्यूज और देखी होगी, उसके बारे में आज चर्चा भी हुई सर। यूजीसी और एनी, क्योंकि ये बच्चों का जो पॉइंट है कैसे प्रूव होता है सर, ये जो झारखंड के बच्चों की जो डिमांड है, आपने देखा होगा सर कि ये यूजीसी एनईटी का जो पेपर था, उसके 3 पेपर, आई थिंक इंग्लिश, सोशियोलॉजी और एक और पेपर था सर, शायद साइकोलॉजी का था। ये जो 3 पेपर्स हैं उनको रद्द करना पड़ा है, और उसके मतलब बड़े ही मतलब स्टूपिड टाइप के रीजंस के लिए उनको रद्द करना पड़ा है सर। कहीं पे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थी, कहीं पे मतलब बड़े जैसे सिली मिस्टेक्स कहते हैं, इस तरह की चीजों की वजह से सर इसको रद्द करना पड़ा है। तो ये तो सर मतलब एक ऑब्वियस बात है कि कोई भी पॉलिटिकल फेटर्निटी जिसने अभी अभी इस तरह का आंदोलन देखा है, जो इतनी मतलब एक संकल्प लेके बैठी हुई है कि हमें यहाँ पे चेंज लेके लाना है, वो प्रधानमंत्री मोदी जी की नीयत में भी दिखाई देता है और समय की डिमांड में भी दिखाई देता है। उसके बाद भी यदि ऐसा हो जा रहा है, तो ये प्रूव करता है सर कि ये एक्चुअली सिस्टमिक प्रॉब्लम्स ही हैं। जहां पे कोई व्यक्ति है पेपर सेट करने वाला बैठा हुआ था, उसने ठीक से ध्यान नहीं दिया। उसने अगर यदि ध्यान नहीं दिया तो उसके पेपर सेट करने के बाद जो प्रूफ रीडर होता है उसने भी ठीक से ध्यान नहीं दिया। तो ये जो एक कैजुअल एटीट्यूड वाली भी समस्या रही है ना सर हमारी, एक आप कह सकते हो कि जो मतलब सरकारी कर्मचारी वाला जो एटीट्यूड रहता है ना सर, एक जिसके बारे में हम लोग इतने दशकों से चर्चा करते हैं कि भाई एक बार, और मुझे कहीं ना कहीं सर बड़े समय से इस बात का ऐसा लगता है, पता है कि आपको, एक सरकार में लोग सरकारी दामाद बनना क्यों चाहते हैं, उन्हें दामाद कहा क्यों जाता है, इस चीज पे भी सर मुझे लगता है अब इस देश में समय आ चुका है कि चर्चा होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी क्या है सर कि यहाँ पे क्या एक बार नौकरी लग जाती है ना, तो बेसिकली गलतियों के बाद भी क्या होता है कि आदमी सस्पेंड हो जाता है, घर बैठ के आधी सैलरी मिल जाती है, उसके बाद कहीं ना कहीं रीइंस्टेट हो जाता है। उसमें ये सब भी देखना पड़ जाता है कि कौन सी जाति का है, तो उसको अगर परमानेंटली नौकरी से रेस्टिगेट कर दिया तो फिर क्या उसका इम्पैक्ट हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। बट कहीं ना कहीं सर मुझे लगता है कि इसमें भी थोड़ी, हालांकि सरकार ने ऑलरेडी एक्शन लिया है, अभी 60 मिनट पहले ही करीब 50 ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया है सर, इससे रिलेटेड सिर्फ 1 घंटे पहले। वो स्वयं जो नवीन शिक्षा मंत्री हैं, नवनियुक्त शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी जी, उन्होंने अभी एक इमरजेंसी मीटिंग लेके और करीब 50 ऑफिसर्स को सस्पेंड किया है। तो एक्शन मोड में तो है, लेकिन सर यही है कि ये थोड़ा सा जैसे झारखंड के बच्चों ने सिस्टमिक प्रॉब्लम्स को पहचाना है और उसके साथ धैर्य भी रखा है, ये समझना पड़ेगा सर कि पॉलिटिकल इंटेंट होने के बाद भी इसको धरातल पे उतारने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए होगा सरकार को। सरकार की इंटेंट दिखनी चाहिए और धीरे धीरे काम होता हुआ दिखना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है सर। बिल्कुल सही बात है, लेकिन कुछ सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं। अगर इन छात्रों की मांगों में तथ्य था, सच्चाई थी,
तो ये 24 दिन तक हेमंत सोरेन सरकार ने इसको क्यों टाले रखा, ये टकराव के हालात क्यों पैदा होने दिए? जितनी संवेदनशीलता मोदी सरकार ने दिखाई इस पूरे मामले में, और अभी एकलव्य ने बताया कि 40 से ज़्यादा अधिकारियों को सस्पेंड किया है, जो नई व्यवस्था बन रही है उसमें। तो यहाँ तो अभी भी मुझे लगता है कि नीयत आपकी साफ नहीं है। अगर वो सीबीआई जाँच की माँग कर रहे हैं और आपको लगता है कि सीबीआई जाँच की ज़रूरत नहीं है, हमने सीआईडी की जाँच बैठा रखी है, एसआईटी की बैठा रखी है, इसी से काम चल जाएगा, तो आप सीबीआई से क्यों डर रहे हैं, अगर कोई गलत काम हुआ ही नहीं है तो? सर इसको एक्चुअली समझना पड़ेगा। ये एक तो क्या होता है सर कि एक दोनों का अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो ये नेतृत्व का बहुत बड़ा अंतर है सर। जो मोदी जी के केस में क्या था सर कि वहां पे इंटेंट ये थी कि जल्दी से जल्दी हमें इसका समाधान करना है, और समाधान का मतलब ये नहीं कि आंदोलन का समाधान करना है। वहां पे इंटेंट ये थी कि इस इशू का समाधान करना है और हमें इस पे काम करता हुआ दिखना है। तो आप देखिए सर वहां पे क्या, अच्छा उस समाधान के प्रक्रिया को भी स्टार्ट करने के लिए क्योंकि वो रोड़ा बना हुआ था धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, तो एक बार व्यक्ति से ऊपर पर्पस को रखा गया और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ले लिया गया। लेकिन उससे पहले ही यदि आप देखेंगे सरकार के इंटेंट को सर, तो इमीडिएट री एग्जाम कराया गया था। मतलब सबसे पहले तो एग्जाम को रद्द किया गया था जो लीक हुआ था, उसको इमीडिएट उसका रिजल्ट निकाल, वो एग्जाम कराया गया सक्सेसफुली, फिर उसको उसके रिजल्ट भी निकाल दिए गए ताकि बच्चों का जो वो साल है वो एक तरह से वेस्ट ना हो जाए। वो हो गया। तो सर उसके ठीक बाद जो है, जब ये इस्तीफा हो गया तो उसके बाद एक ऐलान भी हो गया जल्दी से कि एक टास्क फोर्स बनाएंगे, एक नई लॉ को सदन के टेबल पर रख के पास करा दिया गया। तो सर इतनी सारी चीजें दिखी होते हुए उससे पता चलता है कि इंटेंट ये थी कि भाई इस पे हमें तुरंत प्रभाव से काम करते हुए दिखना है और काम करना है, इस इशू का समाधान पे लग जाना है हमें। यहाँ पे तो सर अभी तो इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि क्या हम इनकी डिमांड माने या नहीं माने। अभी तो इनका थॉट प्रोसेस ये था कि हमें कितना पॉलिटिकल नुकसान हो सकता है अगर हम इनकी डिमांड माने या नहीं माने, क्या क्या मानी जा सकती है, ये सीबीआई वाली डिमांड को कैसे घुमाया जा सकता है। इनका ये थॉट प्रोसेस इस तरह का था सर। अगर आपकी जिसे कहते हैं ना सर कि इंटेंट ये होती कि हमें तो बच्चों की समस्या का समाधान करना है, और ये बच्चे तो आपको मारने आए ही नहीं थे साहब, ये बच्चे आपका इस्तीफा के में इंटरेस्टेड ही नहीं थे। इनका तो जेन्युइन कंसर्न यही था कि भाई हमारी समस्या का समाधान हो जाए। आप अगर देखेंगे सर, मतलब अगर सेंटर में दिल्ली या मतलब ये जो सेंट्रल लेवल की जो परीक्षाएं होती हैं, इसके कंपैरिजन में अगर सिर्फ झारखंड को एक सैंपल साइज माने, तो वहां पे सर मतलब एक तरह से देखा जाए तो वो मतलब वहां विकास बहुत कम हुआ है सर। उसकी वजह से गरीबी बहुत ज्यादा है। 15, 20, 25 लाख रुपए दे के लोग इन गरीब बच्चों की नौकरी खा जाते हैं सर। तो ये बच्चे सर अति हो चुकी थी इनके जीवन में, इनको दिख रहा था कि भाई हमारा तो अब कोई फ्यूचर बचा ही नहीं, क्योंकि ये सब हम तो अफोर्ड करते ही नहीं। और ये ऐसा है ही नहीं सर कि ये कोई अचानक से हुआ है। ये बहुत लंबे समय से सर झारखंड में जो था कि बस एक तरह से एक इन बच्चों ने फाइनली तय करा कि हम अपनी डेस्टिनी या फेट को इस तरह से एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हमारा कुछ हो ही नहीं सकता जीवन में, कभी तो आवाज उठानी पड़ेगी। और वो समय शायद इन्होंने समझा कि भाई अब जब है देश में माहौल तो हमें इसके बारे में करना चाहिए, समय आ चुका है, इसलिए इन्होंने ये किया सर। और ये दोनों सरकारों का अंतर है सर, तो ये तो सवाल तो उठेंगे ही सर। इनकी इंटेंट ये कतई थी ही नहीं, और अभी भी मुझे मतलब संशय है कि क्या ये लोग इस पे काम करना शुरू कर, ये लोग सर आप देखिए कि एक इंसान का ये होता है कि मुझे इस समस्या का समाधान करना है, वो उस समस्या को जेन्युइनली एजुकेशन सिस्टम की समस्या समझ रहा है। तभी तो इस तरह की टास्क फोर्स बना के निंदन नीलेकनी जैसे व्यक्ति को लाके, जो कि एक टेक्नोक्रेट माने जाते हैं, और वहां पे भी आप देखेंगे सर कि उस टास्क फोर्स में जब वी कामाकोटी जी को लिया गया तो वहां पे प्रियंका गांधी, जिनको राहुल गांधी से ज्यादा परिपक्व माना जाता है, तो वो उनसे वो उनके उनके परिपेक्ष में गौमूत्र विशेषज्ञ की बात करने लगी। तो एटीट्यूड तो ये होना चाहिए था ना सर कि जब सदन की पटल पे अगर कोई लॉ रखी गई है तो आप डिस्कस करके बोलते कि भाई इस लॉ में थोड़ी सी ये भी कमी है, आप इनको भी इंक्लूड करते तो और बेहतर होता, ये भी इसमें कर लेते तो बच्चों का और फायदा हो जाता।
आप बोल रहे हो कि मतलब जो लोगों को इसके लिए लगाया गया है, जिन्होंने अपना जीवन शिक्षा और विज्ञान को दिया है, उन्हीं का आप मजाक उड़ाने में लगे हुए हो क्योंकि आपको अपने राजनीतिक पॉइंट स्कोर करने हैं, और वो भी किस तरह के राजनीतिक पॉइंट्स जो आपको मिलने नहीं वाले। इससे आपका स्तर और गिरता हुआ दिख रहा है। तो ये सर, इन मोदी जी और इन लोगों का कोई कंपैरिजन नहीं है सर, कहीं दूर दूर तक भी। सवाल तो कई हैं। हेमंत सोरेन सरकार को इन सवालों को एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर भर्ती प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं, अब सरकार ने भी मान लिया है, तो इसकी राजनीतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी किसी की तय होगी या नहीं होगी। जो भी अधिकारी उस समय परीक्षा करा रहे थे, उनकी कोई जिम्मेदारी है या नहीं है। जो भी शिक्षा मंत्री था, शायद मुख्यमंत्री खुद हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी है या नहीं है। यहाँ तो आपने प्रेशर डाला और मोदी जी ने अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया, घर भेज दिया, दूसरे शिक्षा मंत्री को बना दिया। वहाँ पर कोई जिम्मेदारी लेगा या नहीं लेगा? और क्या केवल परीक्षा रद्द करना पर्याप्त है? या उन अधिकारियों, उन एजेंसियों और दूसरे लोगों की, राजनीतिक लोगों की भी जिम्मेदारी तय होगी, जिनकी वजह से हजारों अभ्यर्थियों का समय भी बर्बाद हुआ, पैसा भी बर्बाद हुआ और कई साल की मेहनत पर भी पानी फिर गया। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बच्चे हैं, जिस तरह की इन्होंने मैच्योरिटी दिखाई है, इनके डिमांड्स में भी इनकी मैच्योरिटी दिखती है। आप देखेंगे कि वो जो मुख्य डिमांड्स जो इनकी रखी हैं इन्होंने सर एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम की बात करी है सर। तो मुझे ऐसा लगता है सर कि वो ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाने के लिए जो ब्यूरोक्रेसी होती है सर, इसमें क्या होता है कि उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और देखिए, मुझे ऐसा लगता है सर कि इसमें दो बातें होती है। एक तो ये होती है कि आप एक लॉ इस तरह की बना पाओ, जैसे सेंटर लेवल पे लॉ है, उसी तरह से सर जैसे पेपर लीक के लिए एक राजस्थान में भी बड़ी अच्छी लॉ बनी है। और यही अशोक गहलोत का कार्यकाल था सर, जो यहाँ पे 21 पेपर लीक हुए थे, जो सरकार में एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ। आज भजन लाल जी का कंपैरिजन दूसरे बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स पे अभी वो उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए हैं, फिर भी ये मानना पड़ेगा कि 2.5 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने राजस्थान में एक भी पेपर लीक नहीं होने दिया। तो कम से कम एक लॉ बनाई गई। तो मैं समझता हूं सर कि एक तो होता है कि आप एक इस तरह की लॉ बना पाओ कि किसी भी हालत में पेपर लीक नहीं हो। अगर आप में वाकई में आप समर्पित हो उस संकल्प के लिए, जो बच्चों के कहने पे आप अगर लेना चाहते हो। और सेकंड होता है सर कि आप टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन से, मतलब टेक्नोलॉजी के यूज से ह्यूमन इंटरवेंशन कितना कम कर सकते हो। और इन सब चीजों में सर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, टेक्नोक्रेट्स होते हैं, तो उन लोगों का सजेशन लेके मैं समझता हूं सर कि यदि अगर सरकार का दृढ़ संकल्प हो तो इसमें अवश्य काम किया जा सकता है। और मैं तो ऐसा मानता हूं सर कि ये जो बच्चे हैं ना, जो ये सजेशन दे रहे हैं ट्रांसपेरेंट सिस्टम का, मुझे लगता है कि इनको कोशिश करनी चाहिए सर कि ये जब इस सिस्टम को डेवलप करें तो इन बच्चों को भी किसी तरह से कम से कम सजेशंस लेने के लिए इंक्लूड करना चाहिए। ये आज के बच्चे सर टेक्नोलॉजी को मैं कह सकता हूं कि ना सिर्फ पॉलिटिशियंस, इन ब्यूरोक्रेट्स से भी बहुत बेहतर समझते हैं सर। क्योंकि इसमें जो होते हैं, इन चीजों के कई बच्चे जो हैं बहुत स्पेशलिस्ट होते हैं, इसी में अपना पूरा करियर परस्यू कर रहे होते हैं। और क्योंकि वो इस टेक्नोलॉजी के साथ सर क्या है कि ग्रो करें। जैसे आप देखेंगे सर कि आपसे जो नीचे वाला जनरेशन है वो मोबाइल को ज्यादा बेहतर यूज कर पाता है। मुझसे जो नीचे वाला जनरेशन है वो कोई पर्टिकुलर गैजेट को हमसे भी बेहतर यूज कर पाता है, क्योंकि वो इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी के साथ खुद ही इवॉल्व हुए हैं सर। तो उनको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग होती है। तो मुझे तो लगता है सर कि अगर इंटेंट होगी तो डेफिनेटली पॉसिबल है, लेकिन वो इंटेंट दिखनी चाहिए सर। और एक इनने इसके बारे में भी एक स्पष्ट डिमांड लिखी है सर कि जो अभी पेपरों में जो प्रॉब्लम हुई थी, जो लीक हुए या इस तरह की जो अनियमितता हुई, उनमें जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जिस अधिकारी का देखता है उसको अकाउंटेबल बना के उन पे कड़ा एक्शन होते हुए दिखना चाहिए। तो वो तो दिख जाएगा सर। बच्चों को तो सब पता ही है कौन कहाँ बैठा है और कौन सी अनियमितता हुई है। सब बच्चों ने कहा है ना, वील वेट एंड वॉच। तो लेकिन हल्के में नहीं लेना चाहिए इनको, इन बच्चों की बातों को। 2-3 सवाल हैं जिस पर अभी हेमंत सोरेन सरकार को जवाब भी देने हैं और जवाब एक्चुअल में तलाशने भी हैं, देने ही नहीं हैं। एक तो जेएसएससी और सीजीएल में जो चयनित हुए हैं, जिन
जो नियुक्त हुए हैं अभ्यर्थी, अगर पूरी प्रक्रिया निरस्त होती है तो उन युवाओं का भविष्य सीधे तौर पर प्रभावित होगा, जिनकी नियुक्तियां हो गई हैं, जिनका चयन हो गया है। और सवाल ये है, अब सरकार के सामने दोहरी चुनौती आ गई है। एक तरफ आंदोलनकारी जो अभ्यर्थी हैं उनको न्याय देना है, और दूसरी तरफ जो चयनित युवा हैं उनके कानूनी अधिकारों का भी ध्यान रखना है, जिनकी नियुक्तियां हो गई हैं, जिनका चयन हो गया है। इसलिए ये मामला अभी अदालत में भी जाएगा। राजनीतिक समाधान आपने निकाल लिया, लेकिन अभी कानूनी लड़ाई का भी सामना इनको करना पड़ेगा, और प्रशासनिक और कानूनी अध्याय मुझे लगता है कि अभी शुरू होने वाला है। सर मुझे लगता है कि देखिए अगर इच्छा शक्ति हो इन चीजों को रिजॉल्व करने की, ये एग्जैक्टली सिमिलर प्रॉब्लम्स, क्योंकि अशोक गहलोत के कार्यकाल की कई पेपर लीक जो हुए थे, इनफैक्ट यहाँ पे तो आरपीएससी जो कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन होता है यूपीएससी का स्टेट लेवल का, तो उसमें भी सर मतलब जब हुआ था तो इस तरह की अनियमितताएं हुई थी, तो मैनेज करना पड़ा था सर, कहीं पे कुछ सीटें बढ़ानी पड़ी थी ताकि पहले वालों के साथ कोई इनजस्टिस नहीं हो जाए। उसी तरह से जैसे आप फरमा रहे हैं कि जो कोर्ट में गए थे मामले, तो उसमें जिसका ब्लेटेंट पता चल गया था कि इसको तो अनफेयर तरीके से सेलेक्ट किया गया था, पता चल जाता है सर। जैसे कि किसी के रिटर्न में बहुत ही कम मार्क्स आए हों, लेकिन उसको इंटरव्यू में एक अजीब से ही कोई मतलब हाई मार्क्स दे दिए गए हों, ऑलमोस्ट फुल, क्योंकि उसको सेलेक्ट करना था। तो इस तरह की कई चीजें होती हैं सर, जो अगर इंटेंट सही होती है और इंक्वायरी कमीशंस वगैरह अगर सही तरह से सेटअप होती हैं तो समाधान हो जाता है। लेकिन वही वाली बात है सर कि सरकार में वो इंटेंट और संकल्प होनी चाहिए, और जैसा कि आपने कहा कि वो जो इसका जो कानूनी कसौटी है उससे भी आपको गुजरना ही पड़ेगा, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा सर। और मसला केवल इतना भर नहीं है, एक 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 गहराई से सोचने का विषय है कि अगर आज के युवाओं को परीक्षा की निष्पक्षता के लिए ही 24 दिन तक धरना देना पड़ रहा है, 16 दिन तक अनशन करना पड़ रहा है, और वहां जेन्युइन अभ्यर्थी थे, जेन्युइन छात्र थे, जंतर मंतर जैसे अराजक तत्व नहीं थे जिनमें अपराधी लोकेट किए गए, उनकी पहचान हुई स्कैनर से। करीब 989 के आसपास अपराधी यहाँ पकड़े गए, जिनका छात्रों से, परीक्षाओं से, नीट से, किसी प्रतियोगी परीक्षा से कोई लेना एक ना देना दो था। लेकिन वहां पे तो अभ्यर्थी थे, तो उनको अगर एक निष्पक्ष परीक्षा के लिए, पारदर्शी परीक्षा के लिए इतना लंबा आंदोलन करना पड़ा है, तो ये किसी भी सरकार के लिए मैं कहूँगा कि डूब मरने की जो है स्थिति बन जाती है कि आप ऐसी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। और ये केवल झारखंड सरकार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अलग-अलग प्रदेशों में ये हुआ है। लगभग सभी प्रदेशों में पेपर आउट हुए हैं, कुछ को छोड़ कर के। तो हर जगह ये सवाल उठे हैं। तो सरकारें कब संवेदनशील होंगी? सबसे बड़ा सवाल ये है। सर देखिए ऐसा है कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुझे तो ऐसा लगता है सर कि जो सेंटर की जो सरकार थी उसकी थोड़ी सी मतलब ये सीजेपी के जिस तरह का एक आंदोलन रहा और उससे जो कंफ्यूजन हुआ, उसमें सर ऐसा कहा जा सकता है कि सरकार की थोड़ी सी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हो गई इस आंदोलन को हैंडल करने में। लेकिन ये इसका मतलब ये कतई नहीं है सर कि वहां की सरकार संवेदनशील ही नहीं थी। अगर नहीं होती तो इस सीजेपी के आंदोलन से पहले ही तो शिक्षा रद्द करके और हमारी मतलब एयरफोर्स तक को इन्वॉल्व करके ये इंश्योर कर लिया गया था कि जल्दी से जल्दी ये एग्जाम दोबारा हो जाए, उसके रिजल्ट टाइमली निकल जाए, तब की जाके कि बच्चों का जो भविष्य है वो उसमें प्रॉब्लम नहीं आए। तो वो अलग चीज थी सर, आंदोलन को हैंडल कर पाना प्रॉब्लम अलग थी सर, और एजुकेशन सिस्टम या परीक्षाओं को या बच्चों की प्रॉब्लम को लेके संवेदनशील वहां पे नहीं थी। वो नैरेटिव इन लोगों ने गढ़ा सर ऐसा, लेकिन ऐसा कतई नहीं है सर। और यहाँ पे सर एग्जैक्टली प्रॉब्लम जो है एकदम उल्टी थी सर। यहाँ पे क्या था कि आप सिर्फ पॉलिटिकल नैरेटिव में ही लगे हुए थे।
आपके जो साथी थे, जो सेंटर में जो पॉलिटिकल नैरेटिव में लगे हुए थे, जिन्होंने मतलब जो इतने टाइम से एक तरफ तो कहते रहे, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सर कि मोदी को तो आप कहते रहे जिसने इतना कुछ कर दिया कि सरकार को हरा दिया, झुका दिया, उसके बलबूते पे आपने संसद नहीं चलने दी, देश के विकास कार्यों के बिल में आप बाधा बन के खड़े हो गए, आपने इस देश में मतलब जिसे कहते हैं कि जो पॉलिटिकल डायलॉग होता है उसका स्तर मतलब आप गाली गलौज पे उतर आ गए, आपने मोदी को संसद के पटल से इडियट बोल दिया। मतलब आप ये देखिए सर कि इन सब चीजों के चक्कर में इन्होंने इस देश का जो पॉलिटिकल संस्कृति है वो कितना गिरा दी सर। ठीक है, अपने दूसरे नेताओं से तो ये मोदी जी को 14 साल से, क्या मैं तो कहूंगा कि 25 साल से गाली दी ही जा रहे हैं 2002 से, लेकिन इस बार इन्होंने किस स्तर पे गिरे सर ये लोग। इस बार तो इन्होंने दिखा दिया ना कि ये संसद के पटल से देश के प्रधानमंत्री को इडियट बोल देंगे, जो उनके वोटर हैं उनको संसद के पटल से अंधभक्त बोल देंगे, एक दूसरे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मजाक बना देंगे क्योंकि बस उनके संबंध उस देश से अच्छे हैं, और वो दोनों वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जो हैं, कई दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्षों की तरह हमारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तारीफ करती हैं, इसलिए आपने उनका भी मजाक बना दिया सर। और तो इस स्तर पे गिर गए आपने इतना स्तर गिरा दिया। और ये सब जिस चीज पे आपने इतना बड़ा पॉलिटिकल नैरेटिव खड़ा करा, आपके ही एक दूसरे स्टेट में जहां पे आपके गठबंधन की सरकार है, वहां पे आपके मुंह पे चुप्पी लग गई, उन बच्चों से आपको कोई लेना देना ही नहीं रहा। क्या कर पाए आप वहां पे? एक मतलब वो डेकोरेटिव लेटर लिखने के अलावा आपने किया क्या? मतलब आप सोचिए सर कि ये कितनी, मतलब ये सोचते हैं कि लोग इनको पहचान नहीं सकते। मुझे तो समझ में नहीं आता कि एक ये कि इनका जो जिस तरह का रवैया चल रहा था, कभी कह देते कि अमित शाह को तो आके जवाब देना ही पड़ेगा, और अमित शाह की हिम्मत नहीं है, मैंने उसकी नींद हराम कर दी है, रात को सो नहीं पाता, मेरे सामने खड़े होने की संसद में हिम्मत नहीं है। अमित शाह जी कह रहे हैं कि मैं हर सवाल हर चीज का जवाब देने के लिए तैयार हूं, पूरे दिन संसद में रहूंगा, चर्चा के लिए भी तैयार हूं, सिर्फ स्टेटमेंट के लिए तैयार नहीं हूं, आप जो जो बोलेंगे वहां बैठूंगा, लिखूंगा और फिर आपकी एक एक बातों का जवाब दूंगा। तो उसके बाद ये आदमी कह रहा है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड। सर क्या बेवकूफ समझ रखा है क्या जनता को? मतलब ये हिट एंड रन की भी सर, ये जो मतलब स्कूल में जब बच्चे हुआ करते थे, वो कोई छोटा सा होता था ना जो अपने से बलवान बच्चे को वो क्या कहते हैं चैलेंज देके भाग जाया करता था, ये उस टाइप की हरकतों पे उतारू हो गए सर। और वहीं दूसरी तरफ आपका रवैया दिखाई दे रहा है कि क्योंकि वो आपके गठबंधन का पार्टनर है, एक डेकोरेटिव लेटर लिखने के अलावा और बच्चों को ये बोलना, वीडियो कॉल कर रहे थे सर। मतलब क्या ये दिखाई नहीं दे रहा देश को कि एक जगह तो आप अपना पॉलिटिकल नैरेटिव जीतने के लिए देश के प्रधानमंत्री के आवास के बाहर हाई सिक्योरिटी जोन में बिना परमिशन के सड़क पे लेट जाओगे, इतना नाटक कर लोगे, इतनी अराजकता फैला लोगे, और दूसरी तरफ आप उनके बच्चों से वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो, वो भी ऐसा स्टेट। उसी समय आप जा रहे हो और प्रयागराज में, क्योंकि यूपी में इलेक्शन आने वाले हैं, तो छात्रों की गूंज का फंक्शन कर रहे हो, लेकिन जो वाकई में असली छात्रों की जो गूंज है वो आपके कानों में पड़ ही नहीं रही। तो सर ये तो मुझे लगता है आने वाले समय में जनता इनको बता देगी कि, और मुझे तो सर, मैं तो मतलब बहुत ज्यादा अब श्योर हूं कि ये जो स्पेशली इनने पिछले 2-3 दिन में जो कारामाते कांग्रेस ने करी हैं, ये सब उसी जिसे कहते हैं ना सर, कड़ी में जुड़ता जा रहा है। आप ये जो प्रधानमंत्री मेलोनी को लेके जो संदीप दीक्षित के साथ हरकत करने वाली बात हो, या उसके बाद सर कल जिस तरह से सर वंदे मातरम पे जो मतलब पूरे देश ने देखा सर, मतलब मुझे लगता था सर कि सोनिया गांधी जो हैं वो मतलब उनके इंटेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कम से कम इतनी परिपक्वता तो है कि इस तरह की हरकत कैमरा पे नहीं करेंगी। मतलब ये तो सर मतलब डायनेस्टी की लिमिट थी, और मुझे लगता है या तो सर ये बात थी, और या फिर ये लोग एक संदेश देना चाह रहे थे शायद देश को कि तुमने अभी 3 दिन 4 दिन पहले ये कानून पास करा है ना संसद में, तुम्हारे कानून के लिए हमारी कांग्रेस में क्या इज्जत है अभी दिखाते हैं तुम्हें। या तो ये अपने वोट बैंक को प्लीज करने के लिए इस तरह का मैसेज देना चाह रहे थे सर, क्योंकि आपने देखा होगा सर वो जो इमरान मसूद जो पहले समाजवादी पार्टी में हुआ करता था, जिसने 2014 के इलेक्शन में बोला था कि मोदी की बोटी बोटी कर दूंगा या कुछ इस टाइप का स्टेटमेंट, उस व्यक्ति ने सर जो अब कांग्रेस, और शायद इसीलिए कांग्रेस ने उसे अपनी पार्टी में स्थान देके उसको एमपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बना दिया, नेशनल सेक्रेटरी भी बना दिया। तो सर उसने आज बोला है कि मैं तो ना पहले गाता था
और ना आगे गाऊंगा, जो उखाड़ना है उखाड़ दो। ये इन लोगों के लिए सर मतलब वंदे मातरम की, और ये है इन लोगों की, ये तो हमें हमेशा से पता था। लेकिन वही वाली बात है ना सर कि एकदम खुल के पूरे देश के सामने स्टेट करना कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जिस चीज के लिए, जो राष्ट्रगान के लिए कानून बना रही है, कि हम इस तरह से धज्जियां उड़ा सकते हैं क्योंकि ये देश हमारी जागीर है, तुम तो बस इस पद पे बैठ गए हो। तो सर ये सब अब बर्दाश्त नहीं होने वाला सर, जनता ने भी बहुत झेल लिया इन लोगों को, ये तैयारी कर रहे हैं। मैं तो अब पूरी तरह से मान चुका हूं कि ये 1500 मोदी जी एक तरफ, 1500 अमित शाह एक तरफ, 1500 योगी आदित्यनाथ एक तरफ, और राहुल गांधी एक तरफ सर, बीजेपी का पच्चीन लहराने में सर। बहुत बहुत धन्यवाद एकलव्य जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। दर्शकों से आग्रह है कि आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रणाम सर, जय श्री राम। जय श्री राम।